हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के 3 और 4 नंबर वाले जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूरे कंप्लीट आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और इतना ही नहीं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो है हमारे इस चैनल पर जो है फ्री मैराथन क्लासेस जो है वो डेली प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसके अलावा आज मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप सभी को जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस हो रही हैं इनकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, जिसमें मैंने फिजिक्स के लगभग जो है 100 पीवाईक्यू यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसमें मैंने पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ डाउनलोड करके बताया है फ्री में कि किस तरह से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। कहीं पर कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कहीं पर कोई भी 1 रुपया आपको पे करने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट फ्री जो है मैराथन क्लासेस की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए उस वीडियो को आप इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने में कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिमांक में अवनमन। अब देखिए फिर यहाँ पर शब्द यूज हुआ है अवनमन। अवनमन का मतलब मैंने अभी बताया था कमी, लेकिन इस बार कमी कहां पर होगी? पहले कमी जो हुई थी वो वाष्प दाब में कमी हुई थी, अब किसकी बात हुई है? हिमांक में अवनमन। और इसके अलावा मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है आपको इसके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो हिमांक में अवनमन दिया गया है उस हिमांक में अवनमन को समझिए। हिमांक में जो अवनमन होता है इसे लिखते डेल्टा टीएफ से हैं, ये याद रखिएगा। हिमांक में अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं? हिमांक में अवनमन को जो है डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। ये जो मैंने पॉइंट ऊपर लिखा है, अगर ये पेपर में नहीं लिखेंगे एग्जाम में तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको कुछ पता रहे। देखिए क्या बताया गया कि हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब जो होते हैं वो समान होते हैं। अब हिमांक पर क्या होता है? हिमांक पर जो भी पदार्थ है इस पदार्थ के द्रव और ठोस दोनों स्वरूपों के जो वाष्प दाब होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं आपके हिमांक पर। अब समझिए हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जब भी किसी विलेय पदार्थ को क्या किया जाता है? विलायक में घोला जाता है, तो विलायक का जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है। विलायक का हिमांक क्या होता है? वो कम। कब कम होता है? जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोल दिया जाता है तो उस समय विलायक का जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है, और हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बस अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधे सीधे याद रखना है कि किसी भी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में जब घोला जाता है तो उस विलायक के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन कहा जाता है। और हिमांक में अवनमन जो होता है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है, ये आप सभी को पता है। अब अणुसंख्य गुणधर्म आपके कौन कौन से? 4 हैं। एक तो हिमांक में अवनमन हो गया, उन्नयन हो गया, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, ये सब जो आपने पढ़ा है ये सब क्या है? ये अणुसंख्य गुणधर्म है। तो वही बताया गया कि हिमांक में अवनमन जो है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इस पर अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाएगा कि हिमांक में अवनमन क्या है, नीचे परासरण दाब, कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। आपको 3 विकल्प दे दिए जाएंगे, परासरण दाब हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, एक कुछ और दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बनाए जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर समझिए क्या बताया गया कि यदि किसी विलयन में विलायक का जो हिमांक है वो कितना है? T1, और विलयन का हिमांक जो है वो कितना है? T2। तो अब अगर आपको यहाँ पर हिमांक में अवनमन बताना है यानी कि हिमांक में कमी बताना है तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1। ये आपका क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर विलायक का हिमांक कितना है? T1,
और विलेन का हिमांक कितना है T2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1, यही क्या होगा आपका डेल्टा TF, यानी कि हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। इसके अलावा आपको इसकी परिभाषा अगर बतानी है हिमांक में अवनमन की, तो एक दूसरा तरीका भी आप बता सकते हैं कि किसी विलेन का जो हिमांक होता है, ये अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है डेल्टा TF, ये विलेन में विलेय की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समझने के लिए जो डेल्टा TF होता है, ये जो होता है, ये मोललता यानी कि M डैश मान लीजिए, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरीके से भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि जो विलेन के हिमांक में अवनमन होता है, ये विलेन में जो विलेय है, उस विलेय की जो मोललता है उसके समानुपाती यानी कि उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये याद रखिएगा, और इसी सूत्र को आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा TF बराबर, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती से बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहां पर एक नियतांक लग जाता है KF, और ये हो जाएगा M डैश। तो ये जो KF दिया गया है, इसी को मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। यहां पर ये क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसी की परिभाषा भी आपसे पूछी गई थी, क्वेश्चन जो दिया गया था, तो इसे क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब आप चाहे तो यहां पर जो है इसमें जो आपका मोललता दिया गया है, इसका आप मान रख सकते हैं, मोललता की जगह पर आप मान रख दीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा फिर डेल्टा TF बराबर, देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पर ये KF दिया गया, KF तो दिया ही रहेगा, इसमें कोई मोललता की जगह पर आप लिख सकते हैं 1000 इंटू में तो आपका KF हो जाएगा इंटू W बट्टे में हो जाएगा आपका कैपिटल W। देखिए जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये मैंने मोललता की जगह पर लिखा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा M इतना। अब ये M जो है अणुभार है, इसीलिए वहां पर मोललता को M डैश से लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। M डैश बराबर आपका क्या होता है, W गुणे 1000 बट्टे में हो जाएगा आपका कैपिटल W इंटू M। ये फॉर्मूला है, तो ये मोललता का फॉर्मूला होता है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 1000 गुणे में स्मॉल w हो जाएगा, और यहाँ पर KF यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, और बट्टे में भार, और ये आपका अणुभार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इस पर अक्सर जब भी इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर साथ में न्यूमेरिकल भी ज्यादातर ऐड रहेगा। न्यूमेरिकल मैंने सारे अलग से करा दिए, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा पूछी गई थी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर इसे ही बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, क्या होता है। तो वही आप ध्यान दीजिए, परिभाषा में बताया गया कि किसी विलेय के एक मोल को, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1 किलोग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, मतलब जो कमी होती है, उसी को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। याद रखिएगा कि विलेय के एक मोल को जब विलायक के 1 किलोग्राम में घोला जाता है तो हिमांक में जो अवनमन यानी कि हिमांक में जो कमी होती है उसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, KF से। और अगर इसके इकाई यानी कि मात्रक की बात की जाए तो क्या होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये आप लोग इसका मात्रक यानी कि इसकी इकाई भी याद रखेंगे कि इसका मात्रक जो है ये होता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, और इसकी परिभाषा भी आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार रखनी है। इसके अलावा आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये भी आपका टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हेनरी का नियम, और इसकी अक्सर सीमाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेनरी का नियम समझाइए, और इसके अलावा कह रहा है कि इसकी सीमाएं बताइए। तो हेनरी का नियम याद करने के लिए बस आपको ये याद रखना है, ये दिया गया है M प्रोपोर्शनल टू P। क्या याद रखना है, M प्रोपोर्शनल टू
P ये दिया गया है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है द्रव की विलेयता दी गई है, या किसी गैस में जो है द्रव की विलेयता, और P क्या है, गैस का दाब। तो विलेयता जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। यही आपका हेनरी का नियम कहलाता है। तो वही ध्यान दीजिए क्या बताया गया है कि इस नियम के अनुसार, मतलब हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि m की बात हो रही है, ये क्या है आपका, किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है गैस के दाब के, यानी कि यहां पर P के समानुपाती होती है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये पता होना चाहिए कि m क्या है, P क्या है। तो m यहां पर जो है किसी गैस की द्रव में विलेयता है और P क्या है, गैस का दाब। तो ये दोनों जो है यहाँ पर क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि द्रव की विलेयता जो है ये यहाँ पर दाब के समानुपाती होती है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर जो है एक नियतांक लग जाएगा, यानी कि के यहाँ पर क्या है, ये नियतांक का। तो फॉर्मूला क्या बना, m बराबर k इंटू पी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बाकी m क्या है, m घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है, साम्यावस्था में गैस का दाब है, k क्या है यहाँ पर, ये समानुपाती स्थिरांक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है हेनरी का नियम समझा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट और भी हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए, तो इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित कुछ भी आ सकता है, तो सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। देखिए, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, यहां पर जो विलेयता है इसको विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो वही बताया गया है कि हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का जो वाष्प है, किसी गैस का जो है वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, यानी कि P, ये उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहां पर जो है हेनरी ने क्या बताया कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, ये जो है उस विलयन की जो गैस है उस गैस की मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज के जो है समानुपाती होता है। और यहां से जैसे ही आप समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप मोल प्रभाज बढ़ाएंगे इसका दाब बढ़ जाएगा, जैसे ही आप मोल प्रभाज कम करेंगे दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हटाने पर एक नियतांक लग जाता है KH। यहां पर नियतांक क्या लग गया, KH। इसे हेनरी नियतांक के नाम से भी जाना जाता है, इसे हेनरी नियतांक बोलते हैं। तो P बराबर KH और ये हो जाएगा काई गैस, मतलब यहाँ पर गैस के मोल प्रभाज। तो KH को यहाँ पर हेनरी नियतांक भी बोलते हैं। तो वही बताया गया कि जहां पर ये जो दिया गया है ये हेनरी स्थिरांक कहलाता है। और यदि गैस के आंशिक दाब यानी कि P और इसके अलावा मोल अंश यहाँ पर काई के मध्य जो है ग्राफ खींचा जाए, और अब देखिए जब भी दो समानुपाती राशियां होती हैं उनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। ये तो अब सभी को पता होना चाहिए कि जब भी यहां पर दो समानुपाती वाली राशियां होती हैं और उनके बीच ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ खींचने पर क्या होता है, एक सीधी रेखा मिल जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये आंशिक दाब, इस दिशा में y अक्ष की दिशा में दाब को प्रदर्शित किया गया और इस दिशा में मोल अंश को प्रदर्शित किया गया। तो जब मोल अंश और दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा यानी कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया गया कि जो दाब है ये यहाँ पर मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो जब आप इसका मान बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे जैसे ये कम होगा दाब भी कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो वही बताया गया है कि जब यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब और इसके अलावा यहाँ पर मोल अंश के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो क्या होता है, एक सीधी रेखा यानी कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका की जो ढाल होता है वो KH को व्यक्त करता है। यहाँ पर इसकी जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, वो इस KH को जो है प्रदर्शित करती है। और हेनरी स्थिरांक एवं विलेयता की बात की जाए तो हेनरी स्थिरांक तो आपका ये है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो वाष्प दाब होगा वो यहाँ पर गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती था। तो जैसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाता है, KH लग जाता है। और अगर आप यहाँ से गैस के मोल प्रभाज ज्ञात करें
तो ये क्या होगा, ये KH इसके बट्टे में आ जाएगा, तो वही बन गया यहाँ पर दाब बटे हेनरी नियतांक यानी कि KH। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है, जब भी लघु उत्तरी में आएगा तो वहां पर पूरा डिटेल में आपको इसको लिखना रहेगा, इसीलिए मैंने इसके सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बता दिए। जब भी 1 नंबर में आया तो केवल जो नियम बताया गया बस वो नियम लिख दीजिए, फिर आपको ये डिटेल बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखिएगा, डिटेल आपको तभी बतानी है जब सब कुछ यहाँ पर आपको इसके बारे में पूछा जाए, यानी कि लघु उत्तरी में यही क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो समान दाब पर जो है गैसों की जो विलेयता होती है वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बताया गया कि जो गैसों की विलेयता है कब, समान दाब पर, ये हेनरी स्थिरांक के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक, उनकी विलेयता जो होगी वो कम होगी। समानुपाती का मतलब क्या था, जब एक चीज बढ़ाते तो दूसरी बढ़ती है। व्युत्क्रमानुपाती में जस्ट विपरीत होता है। यहां पर क्या हुआ कि अगर हेनरी स्थिरांक अधिक है तो विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे यहां पर हेनरी स्थिरांक कम है तो उसकी विलेयता क्या होगी, फिर अधिक हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाले भाग में, ये याद रखिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं इसकी सीमाओं की, यानी कि इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हेनरी की सीमाओं में बता सकते हैं कि ताप जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। हेनरी नियम के अनुसार जो है पहली सीमा क्या है, जो ताप था वो बहुत कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दाब जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, और दाब जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गैस की विलेयता जो है ये विलायक में कम होनी चाहिए। गैस की जो विलेयता होती है ये विलायक में क्या है, कम होनी चाहिए। इसके अलावा गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों अवस्थाओं में समान हो। यहां पर जो है आणविक अवस्था जो है वो द्रव व गैसीय अवस्था दोनों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इसके अलावा यह नियम जो है ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर देखिए ये दिया गया है NH3H2O, ये दिया गया, तो जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर यौगिक। HCl की क्रिया H2O से होती है तो H+ और Cl ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो वही बताया गया कि ये ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जो विलेय और विलायक से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उनमें ये नियम जो है लागू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ये बता दिया गया, इस पर जो है आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो आपको हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं, ये सब कुछ आपको अच्छे से तैयार रखना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन क्या है, यानी कि राउल्ट के वाष्प दाब नियम के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राउल्ट के वाष्प दाब नियम के बारे में जो है बताइए। तो ये नियम आपसे इस तरह से भी पूछा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यही क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम के लिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा पढ़िए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या बताया गया है राउल्ट के नियम में कि एक निश्चित ताप पर या फिर बोल सकते हैं एक दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का, विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ये जो है उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब ये लैंग्वेज अगर आपको समझनी है तो इसके लिए एक पॉइंट समझना है। सबसे पहले देखिए मैंने दो अवयव लिए हैं, एक अवयव ए है एक अवयव बी है। तो सबसे पहले अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए आप कितना है, PA, ए लिखा है मतलब विलेन ए की बात हो रही है, ठीक है। विलेन ए का आंशिक वाष्प दाब मैंने मान लिया। अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब हम लोग मान लेते हैं PB, ये बी का वहां पर आंशिक वाष्प दाब हो गया। अब अवयव ए का हम लोग मोल अंश यानी कि मोल भिन्न ज्ञात करने वाले हैं, और किसी भी विलयन का मोल अंश या फिर मोल प्रभाव बताना, तो अभी मैंने बताया था कि घटक के मोलों की संख्या और बट्टे में कुल मोलों की संख्या। तो घटक यानी कि अवयव कौन सा है, ए, तो ए के मोलों की संख्या हो जाएगी यानी कि Na, और बट्टे में कुल मोल यानी कि दो अवयव हैं तो A और
बी, ये हो जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं काई ए से। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है अवयव ए के मोल अंश, इसे मैंने लिख दिया। देखिए कुछ लोग इसे एक्स ए पढ़ते हैं, बल्कि ये एक्स है नहीं, ठीक है, इसे काई बोलते हैं। जो आपका एक्स होता है वो ऐसा होता है, काई जब भी बनेगा तो एक रेखा बिल्कुल सीधी रहती है, दूसरी ऐसे होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसे बोलते काई है, लेकिन कुछ लोग ज्यादातर एक्स ही पढ़ते हैं। तो आप जिस रूप में याद कर सकते हैं वो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपने याद कर रखा है बस वही आपको पढ़ना है। तो ये हो गए ए के मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको बी के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं तो यहां पर हो जाएगा बी के मोलों की संख्या, यानी कि बी के मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बी के मोलों की संख्या और बटे में हो जाएगा कुल मोलों की संख्या। ये तो अब देखिए यहां पर दो चीजें पता है, एक तो आपको आंशिक वाष्प दाब पता है और दूसरा आपको मोल अंश पता है। और राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है विलयन का, ये उस मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका पी ए है ये किसके समानुपाती होगा, ये आपका मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यहां पर जो ए दिया गया था ये ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा और जो पी बी था ये यहां पर जो है बी के मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम के अनुसार मैंने लिख दिया। तो ये इसका मेन पॉइंट है जो वहां पर थ्योरी में लिखा गया था। ये क्या है, ये अवयव का यहाँ पर जो है आंशिक वाष्प दाब है और आंशिक वाष्प दाब जो होता है ये यहाँ पर उसकी मोल भिन्न के समानुपाती या फिर बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया था जो मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित ताप पर या फिर दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, जिसे हम लोगों ने क्या माना है पीए, ये जो है उस अवयव की मोल भिन्न यानी कि मोल प्रभाज या फिर मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वही यहां पर ये लिखा गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप यहां पर ये जो मैंने लिखा है इससे आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा पी ए बराबर, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती को बराबर में चेंज करते हैं तुरंत यहां पर एक नियतांक लग जाएगा। ये नियतांक आप लिख सकते हैं पी ए नॉट। इससे आप क्या लिखेंगे, पी ए नॉट करके लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर ये हो जाएगा शुद्ध विलायक ए का दाब, यहां पर वाष्प दाब, ठीक है। और आगे दिया गया है काई ए, तो यहां पर पी ए नॉट क्या लग गया, एक नियतांक लग गया। इसी तरह से इसमें क्या होगा, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा पी बी नॉट, ये हो गया। अब ये ए नॉट बी नॉट जो मैंने लिखा है ये है क्या, तो पी ए नॉट जो है और पी बी नॉट जो है ये क्रमशः अवयव ए और बी की जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या है, शुद्ध अवस्था में अवयव ए और अवयव बी के ये दोनों क्या है, वाष्प दाब है या फिर बोल सकते हैं नियतांक है। इतना हुआ। अब इसके बाद यदि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो कितना है पी। अगर मान लीजिए कि विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है पी, तो फिर यहां पर अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब और अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको यहां पर जो है कुल वाष्प दाब का मान मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा पी बराबर, अब पी ए इसका मान ये वाला रख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा पी ए नॉट काई ए। फिर अगला पी बी का मान रखेंगे तो पी बी नॉट और काई बी। इस तरीके से यहां पर ये आपको मिल जाएगा। तो इससे बोलते हैं राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। तो ये नियम आपको अच्छे से तैयार करना है सभी को, क्योंकि इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी को अच्छे से इसको तैयार करना है पूरा। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है और इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। सबसे पहले तो यहां पर बात हुई है कि वाष्प दाब का जो है आपेक्षिक अवनमन क्या है। देखिए अब सबसे पहले तो इसको बताना है कि आपेक्षिक अवनमन, देखिए नाम से ही स्पष्ट है अवनमन। अवनमन का मतलब कुल मिला के होता है कमी।
अवनमन का मतलब मैंने आपको बताया कमी, किसी चीज में कमी होना। तो अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर इसको आप समझिए। देखिए क्या बताया गया कि जब किसी शुद्ध विलायक में, क्या किया जाता है, जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका जो वाष्प दाब होता है ये शुद्ध विलायक से कम होता है। जैसे उसमें यहां पर पहले क्या था, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था, जब उसमें आप अवाष्पशील विलेय को घोल देंगे तो उस समय जो उसका वाष्प दाब होगा वो इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कम का मतलब कमी आ गई, और यही कमी क्या बोलते हैं, अवनमन कहलाती है। तो इसे ही जो है वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो वही मैंने बताया था कि अवनमन का मतलब क्या है, कमी। जो आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था उसकी बात की जाए, और फिर जब उसमें आप अवाष्पशील विलेय को मिला देंगे तो उस समय जो उसका वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में कमी आना। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलायक के वाष्प दाब में जो है अवनमन, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए क्या बताया गया है कि यहां जैसे कि मान लीजिए, देखिए इसको समझिए, जैसे कि शुद्ध विलायक मान लीजिए कोई है P1, इसको मान लेते हैं नॉट, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। जब इसमें हम लोग यहां पर क्या करेंगे, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन कैसे होगा, जब इसमें से यहां पर उस विलेय के वाष्प दाब को कम कर दिया जाए। तो मैंने इसमें से ये विलेय का वाष्प दाब जब किया तो कम हो गया, तो ये आ गया अवनमन यानी कि कमी। और इसके अलावा जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था यानी कि P1 नॉट, तो इन्हीं दोनों का जो अनुपात बनेगा उसे ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वही बताया गया कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन यानी कि इसकी बात हो रही है, और फिर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि P1 नॉट की बात हो रही है, और इनका जो अनुपात होगा वही आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो वही यहां पर लिखा है कि माना कि शुद्ध विलायक, जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब हम लोगों ने मान लिया P1 नॉट, अब PA नॉट मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और जो विलेन है इसका वाष्प दाब हम लोगों ने मान लिया P1, ठीक है। तो जब कमी निकालेंगे तो यही तो होगा, P1 नॉट माइनस P1 कर दीजिए तो ये अवनमन आ गया, और बटे में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, दोनों का जो अनुपात होगा वही यहां पर क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 नॉट माइनस P1, और बटे में कितना आ जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इस प्रकार से आप यहां पर इतना बता सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राउल्ट के नियम के अनुसार, क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि राउल्ट के नियम के अनुसार आपको यहां पर इसका फॉर्मूला बताना है, तो वही बताया गया कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलेन के लिए जो वाष्प दाब यहां पर है इसका जो आपेक्षिक अवनमन है ये विलेन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहां पर जो है वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है ये किसके बराबर है, ये विलेय के मोल प्रभाज यहां पर इसके बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता है अगर आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है, चलिए देखिए ये इसके बराबर है, मोल प्रभाज के बराबर है। ये क्या था आपका, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था, और राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ये किसके बराबर होता है, ये मोल भिन्न यानी कि मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एक्स विलेय की, विलेय का मतलब विलेय के मोल प्रभाज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स विलेय, और विलेय की मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको पता है यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, विलेय के मोल प्रभाज, और बट्टे में आप लिखेंगे कुल मोलों की संख्या। चलिए यहां पर पहले हम लोग मान लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मान लीजिए N1 और एक मान लीजिए N2। N1 क्या है, N1 यहां पर जो है ये मान लीजिए विलायक के मोल हैं, और N2 क्या है यहां पर, ये विलेय के मोल हैं, ठीक है। N1 यहां पर विलायक के मोल, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और N2 क्या है, ये आपका यहां पर जो है
विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी N2 विलेय के मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या। तो अब देखिए, अब यहां पर आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, एक्स विलेय, मतलब यहां पर एक्स या फिर मैंने बोला था काई बोलेंगे, तो काई विलेय का मतलब क्या हुआ, विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होता है कुल मोलों की संख्या, यानी कि N1 और N2 ये बनेगा। तो ये मैंने इसका मान निकाल लिया। तो कुल मिला के जो फार्मूला दिया था इसकी जगह पर आप ये यूज कर सकते हैं या नहीं सभी लोग। तो ये बनेगा आपका फिर यहां पर P1 नॉट माइनस P1 और बट्टे में हो जाएगा P1 नॉट, ये बराबर आएगा आपका N2 बट्टे N1 प्लस N2। ये सभी को समझ में आ गया। यहां पर मैंने जो मोल प्रभाज था उसका फॉर्मूला लिख दिया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर मान लीजिए यहां पर किसी तनु विलेन की बात की जाए, तनु विलेन के लिए, तो अब अगर तनु विलेन की बात होगी तो तनु विलेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो N1 होगा इज ग्रेटर देन N2 होगा। मतलब N1 क्या था, N1 आपका विलायक के मोल थे, N2 क्या था आपका विलेय के मोल थे। तो जब भी विलेन तनु होता है तो इसमें विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, वो ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होती है। कुल मिला के N1 प्लस N2 जो होगा ये लगभग बराबर माना जाएगा N1 के। जो आपका N1 प्लस N2 दिया गया है ये लगभग किसके बराबर होगा, N1। क्यों, क्योंकि इसकी संख्या नगण्य लगभग बहुत ही कम है। जब कोई नगण्य संख्या किसी में जोड़ेंगे तो लगभग शून्य के बराबर मान के चलना है। तो जब शून्य को आप इसमें ऐड करेंगे तो लगभग वो N1 ही आएगा, क्योंकि ये पहले ही मान लिया गया कि बहुत कम है। तो फिर आपका यही जो सूत्र है वो फिर इस रूप में बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट और ये बनेगा आपका N2 और बट्टे में आ जाएगा N1। इस रूप में आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। तो ये N2 आपका क्या है, ये विलेय के मोल है, N1 क्या है आपका विलायक के मोल है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जहां जो N1 है ये आपका विलायक का मोल है, तो विलायक का मोल बराबर विलायक का भार बटे अणुभार। उसी तरह से आपके विलेय के मोलों की संख्या के लिए विलेय का भार और बट्टे यहां पर उसका क्या हो जाएगा, अणुभार। तो आप इसी फॉर्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही जो फॉर्मूला था आपका ये बनेगा P1 नॉट माइनस P1 और बट्टे में हो जाएगा P1 नॉट। इतना आ गया। बराबर में ध्यान दीजिए N2 बट्टे N1, इसकी जगह पर ये वाले मान रख सकते हैं। तो ये बनेगा आपका W2 बट्टे M2 और बट्टे में हो जाएगा W1 बट्टे M1। तो इस तरीके से यहां पर जो है आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि W1 क्या है, W2 क्या है। W1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या फिर बोल सकते हैं भार, ये हो गया। W2 क्या है, ये विलेय का द्रव्यमान है। मैंने बताया जो भी फॉर्मूला आप लिखे उसके सिंबल जरूर बताएं। M1 क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है राउल्ट के नियम के अनुसार भी ये फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है इसको बताएंगे, ये हो जाएगा। इसके अलावा आ जाइए अब यहां पर, अब अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां पर ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अब आपकी यहां पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन रागी के लिए आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लोग लिखते हैं E+ से,
इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता हो। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता हो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी होगा। लेकिन अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है। तो इसको प्यार करता है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? धनावेशित होगा। तो इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है ये स्वयं तो धनावेशित होगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और फिर कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। यहां पर जो है आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में अब बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए किसकी बात हुई? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है ये आप समझ गए। अब इसको समझने के लिए आपका हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण समझने के लिए सबसे पहले आपको अनुनाद समझना होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पर आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन रागी जो है ये एरोमेटिक प्रतिस्थापन एक कार्बनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु जो है वो एक एरोमेटिक प्रणाली से जुड़ा होता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा जो है ये प्रतिस्थापित किया जाता है। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा जो है ये प्रतिस्थापित होता है। अब इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापित होगा इसके लिए पहले आपको समझना होगा अनुनाद संकर। और अनुनाद संकर समझने के लिए आप स्थितियां ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने सारी स्थितियां बना दी हैं, अब आपको एक एक पॉइंट समझना है। जैसे कि देखिए, ये मैंने क्या लिया, ये आपका हेलोबेंजीन है। यहां पर जो आपका ये दिया गया है एक्स, इसका मतलब आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। तो ये आपका हेलोजन लिया गया है। ठीक है, यानी कि आपका हेलोबेंजीन। अब इसकी जगह पे आप Cl ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो यहां पर मैंने एक हेलोबेंजीन लिया है। अब यहां पर होगा क्या, इसमें ही जो है अभी मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? विस्थापन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें यहां पर इसमें क्या होंगे? विस्थापित होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे तो देखिए, जैसे कि ये हैलोजन दिया गया था, इसके पास ये यहां पर जो है 3 लोन पेयर दिए गए हैं, यानी कि 3 एकाकी युग्म दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनों के। तो यहां से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर स्थानांतरित होगा, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर शिफ्ट होगा तो होगा क्या, इस जगह पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहां से ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर आके शिफ्ट होगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। तो जब इस जगह पर डबल बॉन्ड हुआ तो अब इस जगह पर ध्यान दीजिए, यहां पर तो आपको पता है कि बेंजीन में सभी जगह पर कार्बन होता है। तो इस कार्बन के पास अगर आप ध्यान दें तो एक पहले से ये था, डबल बॉन्ड आपका ये दिया गया इधर, एक बॉन्ड ये दिया गया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आएगा तो इस पर भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? टोटल 5 बॉन्ड हो गए, जो कि संभव ही नहीं। तो अब होगा क्या, यहां वाला जो बॉन्ड होगा ये आगे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर कार्बन होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो जब ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ऋणावेशित, यानी कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो यहां से अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड लगा हुआ था आपका, ये वाला बॉन्ड यहां से अब हट जाएगा, क्योंकि वही बॉन्ड जो है आपका इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां पर आ गया। अब बाकी के जो 2 बॉन्ड दिए गए उनको आप सेम वैसे बना दीजिए जैसे दिए गए। देखिए, एक बॉन्ड आपका ये लगा हुआ है, एक बॉन्ड आपका ये लगा हुआ है, बाकी यहां वाला जो बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हो गया इस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, यानी कि इस कार्बन पर आ गया इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो अब ध्यान दीजिए, इसने क्या किया था, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया था। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है तो इस पर कैसा आवेश होगा? प्लस, यानी कि ये खुद कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस स्टेप में आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से विस्थापित हुआ। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब जब डबल बॉन्ड आया तो यहां पर इस कार्बन के पास, जो इस जगह पर कार्बन होगा उसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहां से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पर आ जाएगा आपका ऋणावेश। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से अब इस पर शिफ्ट होगा इस प्रकार से। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, अब यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड।
ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन जैसे ही इस पर डबल बॉन्ड आया तो अब इस कार्बन के पास ध्यान दीजिए दो पहले से थे, एक ये था 3 और ये वाला आ जाएगा तो अब यहां पर हो जाएंगे 4। फिर उसी प्रकार से बॉन्ड यहां पर जो है ज्यादा हो जाएगा तो अब की बार क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड यहां से हट जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपको प्रदर्शित कर देना है। बाकी सेम वही रहेगा सब में, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड था तो यहां पर भी आपका ये डबल बॉन्ड ही रहेगा। ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड और इस पर चार्ज कैसा है, प्लस। तो इतना हो गया। तो अब यहां पर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और इसके अलावा अब ये वाला जो बॉन्ड था यहां से, ये बॉन्ड क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड जो है इस पर इस कार्बन को, जो यहां पर कार्बन होगा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये वाला जो था, ये यहां वाला बॉन्ड क्या करेगा, वो इस वाले कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्रम से ध्यान दीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, फिर इस कार्बन ने यहां पर दिया, तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, ये यहां पर जो है विस्थापित हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो फिर यहां पर एक बॉन्ड लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लग गया, ये बॉन्ड। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन आपका आगे शिफ्ट हो गया, बाकी का पोजीशन में वही बना देता हूं श्याम, ध्यान दीजिए यहां पर सेम ये हो गया आपका और ये प्लस मैंने उसी तरह से बना दिया। केवल अब की बार ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट हुआ तो अब यहां पर क्या लग गया, डबल बॉन्ड। और यहां पर देखिए, यहां पर तो डबल बॉन्ड आ गया, ये पहले से बॉन्ड लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे प्रदर्शित कर देता हूं। तो अब होगा क्या, अब यहां पर जब ये वाला बॉन्ड आएगा तो अब इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में यहां से अब ये वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, आपका शिफ्ट होगा। यहां से अब ये वाला जो बॉन्ड था, सॉरी, जो यहां पर ये वाला बॉन्ड था, अब ये वाला आपका जो है क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर फिर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहां पर ये जो है आपका ऋणावेशित, यानी कि अब इस वाले कार्बन पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है इसको प्रदर्शित करेंगे। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर डबल बॉन्ड आया, यहां पर इस कार्बन के पास अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो यहां वाला जो बॉन्ड था वो तुरंत आगे वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बाद यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट होगा तो यहां पर जो ये वाला बॉन्ड था यहां से कहां पर आएगा, इस जगह पर। तो जब इस जगह पर शिफ्ट होगा तो यहां पर जो था ये वाला आपका बॉन्ड जो था वो कहां पर चला जाएगा, इस पर। जब इस पर आएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज आया तो ये आपका यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके बाद जो ये अगला वाला बॉन्ड था ये कहां पर आ जाएगा, फिर से वापस इसी कार्बन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से यहां पर आएगा, वापस से कहां पर आ जाएगा, उस जगह पर। तो फिर से यहां पर ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर आएगा तो इस जगह पर फिर से क्या लग जाएगा, आपका बॉन्ड लग जाएगा। बाकी आपका जो बॉन्ड यहां पर दिया गया था वो ऐसे ही रहेगा और ये वाला बॉन्ड भी यहां पर ही रहेगा। अब होगा क्या, यहां का ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये तुरंत हट जाएगा और फिर से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे। देखिए यहां पर फिर मैंने क्या लिख दिए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म वापस आ गए। तो इस प्रकार से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था ये आपका विस्थापित होता है, यानी कि इस पूरी बेंजीन के चक्कर लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस प्रकार से यहां पर ये संरचनाएं बनती हैं, इनको बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। और ये जो बना है लास्ट में, आप ध्यान दीजिए इसको समझिए। देखिए अगर मैं सबसे पहले इसके बॉन्ड की बात करूं तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसमें तीनों बॉन्ड है, ये स्थान खाली, ये स्थान खाली, ये स्थान खाली। अब देखिए यहां पर बॉन्ड जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। सबसे पहले देखिए यहां पर आया बॉन्ड, फिर आपका यहां पर भी बॉन्ड आया, ठीक है। हर स्टेप में आपको एक एक बॉन्ड दिखेगा लेकिन एक एक बार छूटा हुआ है। तो इसमें जब बॉन्ड प्रदर्शित करेंगे तो उसको आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, डॉट डॉट करके, क्योंकि वो सभी जगहों पर प्रदर्शित होगा लेकिन एक एक स्टेप में जो है वो विस्थापित हो रहा था, इसलिए उसको आप इस तरह से डॉट डॉट करके यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रदर्शित कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन एक इस पोजीशन पर था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपका था, एक इलेक्ट्रॉन आपका इस जगह पर शिफ्ट हुआ था ये वाला, तो ये हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर शिफ्ट हुआ था तो ये, यानी कि इनमें जो चार्ज आया है देखिए इन दोनों पोजीशन पर और यहां पर, तो ये जो पोजीशंस होती हैं इसमें से इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो।
ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन मेटा, ये वाली मेटा, और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। तो इस प्रकार ये जो बनेगा आपका, ये कहलाता है अनुनाद संकर। इसको क्या बोलते हैं? अनुनाद संकर। और इसमें यहां पर जो होता है आपका पार्श्व प्लस होता है और बाकी इन सभी पर जो होता है वो पार्श्व निगेटिव होता है। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार से ये जो बना है आपका, ये यहां पर अनुनाद संकर बन गया है। अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन रागी होगा, इलेक्ट्रॉन रागी क्या मतलब बताया था अभी मैंने, कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वो स्वयं क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि E+। तो अब जब इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, तो कहां कहां पर जाएगा? देखिए, एक पोजीशन उसके पास ये वाली है, यानी कि इस आर्थो पोजीशन पर जा सकता है। एक पोजीशन उसके पास ये वाली है, इस जगह पर जा सकता है। और एक पोजीशन उसके पास ये वाली है, इस जगह पर जा सकता है। इलेक्ट्रॉन रागी क्या करेगा? वो अब जाएगा तो निगेटिव के पास ही जाएगा, क्योंकि वो माइनस से प्यार करता है। तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जब आक्रमण करेगा तो वो कहां कहां पर जुड़ेगा? या तो वो आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। जब अब आगे यहां पर मैं इसकी अभिक्रियाएं रखूंगा इलेक्ट्रॉन रागी की, तो अब यहां पर जो भी अभिक्रिया होगी उसमें कहां पर यौगिक आके जुड़ेगा? वो या तो आर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। ये याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले इसकी अनुनादी संरचना समझना होगा। और अनुनादी संरचना में जो आपका यहाँ पर अनुनाद संकर बना है, इसके लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, अब एक एक अभिक्रियाएं समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए हैलोजनीकरण। किसका हैलोजनीकरण यहाँ पर है? क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, अब यहाँ पर ये हैलोबेंजीन लिया गया। देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये हाइड्रोजन प्रदर्शित कर दिया है। अब आपको सभी को पता है कि हाइड्रोजन तो सभी जगह पर होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन बाकी सभी जगहों पर प्रदर्शित नहीं किया गया। केवल मैंने दो ही जगह प्रदर्शित किया है, एक आर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर। अगर इसको नहीं प्रदर्शित करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो प्रदर्शित कर दीजिए या फिर नहीं प्रदर्शित करेंगे, केवल ऐसे ही बना देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो जब इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं। क्लोरीन क्या है आपका? Cl2 होता है। इसी Cl2 को क्या लिख सकते हैं? Cl। अब आपको पता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे, तो एक पर प्लस एक पर माइनस होगा। तो यहां पर होगा क्या? इसमें से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका बाहर निकल जाएगा, एक Cl आके इधर जुड़ेगा और एक Cl आपका यहां पर आके जुड़ेगा। तो देखिए, एक आपका आर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है और एक कहां पर जुड़ रहा है? पैरा पोजीशन पर। तो इस प्रकार से यहां पर ये जो है आपको उत्पाद मिलेंगे। और ये जो क्रिया हुई, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हुआ? यहां पर एक प्लस था, एक माइनस था। इसमें मैंने क्या बताया? एक प्लस है, एक माइनस है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है? वो धनात्मक होता है। मतलब ये अब आपका इलेक्ट्रॉन रागी है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। ये क्या करेगा? ये आके इससे क्रिया करेगा, तो यहां से ये HCl ये आपका बाहर निकल जाएगा और यही वाला Cl अब आके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो एक उत्पाद ये बनेगा। दोबारा वाले में यहां पर जब क्रिया होगी तो यहां पर आके आपका Cl जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यह विक्रिया होगी, यानी कि यहां पर एक आर्थो आपका उत्पाद और एक पैरा उत्पाद प्राप्त होंगे। इसको क्या बोलेंगे? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इससे क्या बोला जाएगा? आर्थो डाइक्लोरो, क्योंकि दो Cl हो गए। यहां पर इसे क्या बोलेंगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें से एक की मात्रा कम होती है और एक की मात्रा अधिक होती है। वो कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिसमें ये नजदीक नजदीक है, ये दोनों बड़े ग्रुप जो है एक दूसरे के पास पास उपस्थित है, तो इसकी मात्रा कम होगी। और जहां पर ये Cl और Cl एक दूसरे से दूर है, देखिए इनके बीच में यहां पर ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्योंकि ये पास पास है तो एक दूसरे को प्रदर्शित करेंगे, तो यहां पर इसकी मात्रा कम होती है। और ये वाला यहां पर दूर है इस Cl से, तो इसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो इस प्रकार जो है यहां पर हैलोजनीकरण होता है, यानी कि जब भी क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम लोग हैलोजन यानी कि Cl2 से कराएंगे, तो यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रागी जो इस पर आक्रमण करेगा, तो यहां से आकर ये बाहर निकल जाएगा इससे, और ये Cl आके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्रिया होती है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, हैलोजनीकरण। इसके अलावा देखिए अगली अभिक्रिया क्या है? सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में क्या होता है? इसकी क्रिया जो कराई जाती है वो सधूम H2SO4 से कराई जाती है। किससे? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिकम। अब देखिए यहीं पर समझिए, ये जो लिखा है क्या है आपका? H2SO4। इसी H2SO4 को तोड़ करके ये बनाया गया है। H2SO4 जो है, देखिए यहां पर H2SO4 था, तो हाइड्रोजन कितने? 2, S हो गया, ऑक्सीजन 3 और 1 4। तो मतलब ये H2SO4 ही लिखा है दो अलग अलग पार्ट में। तो जब इस तरह से किया जाएगा तो यहां पर देखिए OH क्या होता है आपका?
ये आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो OH दिया गया है ये आपका होगा निगेटिव, ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि SO3H। तो ये क्या करेगा, ये इस पर आक्रमण करेगा, ठीक है। तो जब ये इस पर आक्रमण करेगा तो यहां से ये जो है आपका बाहर निकल जाएगा, कौन, H2O बाहर निकल जाएगा और ये आके इसके जगह पर जुड़ जाएगा SO3H। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से यहां पर ये पैरा पोजीशन पर आके जुड़ेगा। तो जब आर्थो पर बनेगा तो आर्थो उत्पाद बनेगा यानी कि आर्थो डाइक्लोरो, यहां पर जो है डाइक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये याद रखिएगा, इस प्रकार से यहां पर आप इसको बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो यहां पर भी ये एक उत्पाद आर्थो और एक पैरा उत्पाद आपका बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्रिया आपकी यहाँ पर होती है। इसके अलावा एक और अभिक्रिया आपके नाइट्रीकरण की बात हुई है, तो नाइट्रीकरण में ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं HNO3 से, ध्यान दीजिए HNO3, इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं HNO3 दिया गया है, ठीक है, दो अलग अलग भागों में। तो ये आपका क्या है, ये अब आपका इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रागी क्या होगा, इस पर आके जुड़ जाएगा यानी कि इसको प्रतिस्थापित कर देगा, यहां से इस H को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहां से आपका H2O बाहर निकल जाएगा और ये NO2 आके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो एक बार आर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो आर्थो और पैरा पर ही क्यों जुड़ता है, ये आपको अनुनाद संकर में पूरा समझा दिया गया था, तो उसी के अनुसार ये क्रिया होती है। तो यहां पर क्या बनेगा, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और यहां पर ये बन जाएगा आपका आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सॉरी ये आपका पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से यहां पर जो है आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया आप यहां पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं के बारे में याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए ये भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। क्या कह रहा है कि हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक स्नेही, अभी क्या पढ़ रहे थे आप, इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रॉन रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, E+ से। क्यों, क्योंकि ये जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है जिस पर खुद निगेटिव होता है, तो ये खुद आपका पॉजिटिव होता था, ये इलेक्ट्रॉन रागी होता था। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, इसे हम लोग Nu- लिखते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक रागी होता है ये खुद नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये नाभिक से प्यार करता है और नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये नाभिक पर चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, ये नाभिक से प्यार करता है, तो ये स्वयं कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा आपका वो रावेशित होता है स्वयं। तो यहां पर कह रहा है कि हेलो एल्केन में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसे आप SN1 तथा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 की क्रियाविधि जो है वो उदाहरण के द्वारा समझाइए। या फिर यहां पर हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है कि जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है SN1 और दूसरी होती है आपकी SN2 यानी कि एकाणुक और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहां पर मैं सबसे पहले पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा, इससे संबंधित तो कोई भी क्वेश्चन आया तो आप पेपर में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाम से ही देखिए प्रतिस्थापन, यहां पर क्या होगा, इस नाभिक स्नेही में जो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये यहां पर जो आपका हैलोजन होगा, इस हैलोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि इसको अलग कर देगा, इसकी जगह पर स्वयं आके जुड़ जाएगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये जो है हैलोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो वही ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट समझिए। सबसे पहले यहां पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिससे आप SN अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, किस नाम से, SN अभिक्रिया के नाम से। इसमें होता क्या है, जो नाभिक रागी होता है, नाभिक रागी भी मैंने बता दिया आपका, न्यूक्लियोफाइल जो आपका स्वयं नेगेटिव होता है, ये क्या करता है, ये आपका हेलो एल्केन के हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। जो आपका हेलो एल्केन है, अब R जानते हैं आप, एल्किल समूह है CH3 C2H5 ये होता है, हैलोजन आप जानते हैं Cl Br ये आपके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका हेलो एल्केन है, इसमें से जो हैलोजन होता है, इसके हैलोजन को क्या करते हैं ये नाभिक रागी, प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब उसकी जगह पर स्वयं आ जाते हैं और उसको बाहर कर देते हैं वहां से, ठीक है। तो वही देखिए ये अभिक्रिया देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या है आपका, ये हैलोजन है, इस हैलोजन में जब इसकी क्रिया किससे होगी,
इस न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो नाभिक स्नेही होते हैं स्वयं नेगेटिव होते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि देखिए आपका F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, I माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये सभी क्या है, ये आपके न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नाभिक स्नेही है। कुछ विशेष मैंने लिख दिए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें आप नाभिक रागी या नाभिक स्नेही बोल सकते हैं, ठीक है। F माइनस, Cl माइनस, I माइनस, OH माइनस, ये सभी आपके न्यूक्लियोफाइल हैं। तो यहां पर ये जब आपका नाभिक रागी जो है इससे क्रिया करेगा तो इस हैलोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित, मतलब स्वयं इसकी जगह पर आ जाएगा और इस X को बाहर कर देगा। तो जब इसको बाहर करेगा तो X माइनस यहां पर ये बाहर हो जाएगा और इसके अलावा ये जो है आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर R और ये आपका न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो अब एग्जांपल समझिए, जैसे कि मैंने अभी बताया R का मतलब आपका कोई भी हो सकता है, CH3 ले सकते हैं आप, C2H5 ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने R की जगह पे क्या लिया, CH3। अब CH3 आप ऐसे लिख सकते हैं, C हाइड्रोजन कितने 3, तो ये हो गया CH3 और हैलोजन मैंने ले लिया Cl, तो ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया जब न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल मैंने भी बताया था आपको यहाँ पर, उसमें से मैंने क्या लिया OH माइनस। तो जब ये यहां पर आएगा तो ये क्या करेगा, इस हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा। नाभिक रागी में यही आपने पढ़ा कि यहां पर जो हैलोजन होता है इसको आपका नाभिक रागी जो है वो प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां से ये Cl माइनस बाहर हो जाएगा और ये OH जो है आके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये अल्कोहल बन जाएगा। यहां पर अब क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपकी कहलाती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो आपका नाभिक रागी होता है वो हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, ये याद रखिएगा। और यही अभिक्रिया जो है आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये 2 प्रकार की होती है जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, इनके दोनों पार्ट के बारे में पूछा गया। मैंने आपको यहां पर ये भी बता दिया कि मान लीजिए जब से ये पूछा जाए पहले कि नाभिक रागी क्या है तो वो भी आप बता सकते हैं। अब इसके पार्ट समझिए। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि ये 2 प्रकार की होती है। ऐसे अभिक्रिया जो है आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है SN1 या फिर इसी को आप बोल सकते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जबकि ये वाली अभिक्रिया होती है ये 2 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में इसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है। चलिए इस पे देखिए, यहां पर क्या बताया गया कि इन अभिक्रियाओं का वेग जो है वो केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो अभिकारक अणु की, केवल एक अभिकारक अणु की जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। और ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। और इसके अलावा ये अभिक्रिया जो है निम्न 2 पदों में पूरी होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, कार्ब धनायन का निर्माण होगा। जिससे कि देखिए ये आपका क्या है, हेलोएल्केन, ठीक है। इसमें ये अभिक्रिया जो होती है वो मंद होती है। तो इसमें से ये दोनों क्या होंगे, ये टूट जाएंगे। तो जब ये टूटेंगे तो ये टूटते कैसे, देखिए यहां से ये जुड़े होंगे आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये R जो है यानी कि इस एल्किल समूह का जो कार्बन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से ये क्या बनाएगा, कार्ब धनायन, यानी कि यहाँ का जो कार्बन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और खुद क्या बनाता है, कार्ब धनायन बनाता है। और इसके बाद अब ये जो कार्ब धनायन बनेगा उस पर किसकी क्रिया होगी, इस न्यूक्लियोफाइल की, यानी कि नाभिक रागी की। तो जब नाभिक रागी से इसकी क्रिया होगी तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ये नाभिक रागी इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा। और ये अभिक्रिया फास्ट होगी। पहले वाली जो अभिक्रिया होती है जब कार्ब धनायन का निर्माण होता है तो ये अभिक्रिया स्लो होती है। और दोबारा में यहाँ पर जब नाभिक रागी से इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर जब नाभिक रागी से जुड़ता है तो ये अभिक्रिया आपकी फास्ट यानी कि बहुत ही तेज होती है। तो ये अभिक्रिया आपकी 2 चरणों में पूरी होती है। अब आप इसमें एग्जांपल भी ले सकते हैं R की जगह पर और X की जगह पर, ठीक है। चलिए देखिए अभी, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी आपको यहां पर कुछ बताया गया था उसी में ध्यान दीजिए कि इनका जो प्रथम पद होता है ये मंद, अभी मैंने बताया कि 2 पदों में ये अभिक्रिया पहले जो होती है वो मंद गति से होती है और दोबारा में जो अभिक्रिया होती है जो इसका द्वितीय पद होता है ये तीव्रता से पूर्ण होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है। बाकी अभी ध्यान दीजिए यहां पर एक लाइन आपको बताई गई थी कि इन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो केवल अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो वही यहां पर लिखा गया कि अभिक्रिया की जो दर है यानी कि जो वेग है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक क्या है, देखिए ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। तो अभिकारक यहां पर क्या है, हेलोएल्केन यानी कि RX। तो वही लिखा गया कि जो अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगी,
इस अभिकारक की सांद्रता पर जो है यहाँ पर निर्भर करती है। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो अब एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए ये लिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड। 3 डिग्री क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखिए ये Br समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अलग 3 कार्बनों से जुड़ा है, तो 3 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलते हैं 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। Br था इसलिए ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन थे तो ब्यूटिल बनेगा और Br जुड़ा है इसलिए ब्रोमाइड बनेगा। इस पर जो है किसकी क्रिया होती है? नाभिक स्नायी का जो है वो आक्रमण होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक रागी, जब इस पर आक्रमण करता है तो क्या होता है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में अभी मैंने बताया था सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया मैंने पूरी यहां पर लिख दी। सबसे पहले क्या होगा? कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो ये आपका कार्बन जो था ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ये स्वयं कैसा हो जाएगा? आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ब धनायन का निर्माण होगा और ये यहां से टूट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा में जब ये OH आके इससे क्रिया करेगा तो ये इसके साथ आके जुड़ेगा। तो वही ध्यान दीजिए, ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ गया और Br माइनस पहले ही टूट के अलग हो गया था। तो यहां पर ये कंप्लीट रिएक्शन एक साथ लिख दी गई। बाकी आपको मैंने पहले ही बताया कि ये अभिक्रिया आपकी 2 चरणों में पूरी होती है, तो वही आप समझिए ये अभिक्रिया जो है 2 चरणों में पूरी होगी। तो किस प्रकार से होगी वही चीज है। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा? यहां पर इसका आयनन होगा और ये किस गति से होगा? मंद गति से होगा पहले स्टेप में। तो मैंने क्या बताया, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये टूटेगा यहां से, तो ये बाहर निकल जाएगा नेगेटिव होके, और ये स्वयं कैसा हो जाएगा? धनात्मक, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये पहले स्टेप में क्या बनाएगा? कार्ब धनायन बनाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? जब इस पर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा तो ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये अभिक्रिया आपकी तीव्र गति से होगी। तो इस प्रकार से आपका बनेगा यहाँ पर 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है होती है। और अगर यहाँ पर हम लोग कार्ब धनायन की बात करें तो इनका जो स्थायित्व होता है SN1 अभिक्रिया के लिए। कार्ब धनायन क्या है वो तो आप समझ ही गए, जैसे कि अभी आपका यहाँ पर बना था ये आपका कार्ब धनायन है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको नहीं समझाया, ये अभिक्रिया की दर जब वेग लिखेंगे तब का स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अभिक्रिया के दर के लिए अभी मैंने बताया था जो भी अभिकारक होगा, अब आपका ये अभिकारक है तो इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है वेग। तो यहां पर अभी क्या लगा था? प्रोपोर्शनल टू। तो जब प्रोपोर्शनल टू लगा रहेगा तो आप लिखेंगे अभिक्रिया की दर और ये जो अभिकारक था उसकी सांद्रता। जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनल टू हटा के बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक लग जाता है जिसे आप वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका मेन नहीं है, ये अब आप समझ लीजिएगा, बस ये आपका एग्जाम्पल याद रखना है कि 2 चरणों में पूरा होगा। पहले में कार्ब धनायन बनेगा, दूसरे में यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। तो जो कार्ब धनायन है, अब ये आपका क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, मैंने नोट में लिख दिया है, कभी कभी इसमें पूछा जाता है तो आपको याद रहेगा कि जो कार्ब धनायन है इनके स्थायित्व की बात की जाए तो जैसे कि आपका CH3+ है, ये कम स्थायित्व है, इससे अधिक स्थायित्व तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सबसे ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके बारे में बता सकते हैं। ये कुछ मुख्य पॉइंट लिख दिए मैंने। क्रियाशीलता का क्रम बात की जाए तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, फिर इससे कम होगी, फिर इसकी इससे कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये एथिल क्लोराइड है आपका, इसके सबसे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नोट पॉइंट जो भी मैं लिखता हूँ इनसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अतलग उत्तरीय आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये याद जरूर रखिएगा सभी लोग। ठीक है, इसको स्किप मत करिएगा। लेकिन जब अभिक्रिया लिखने के लिए कहा जाए तो पेपर में लिखना अनिवार्य नहीं है ये कोई। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर हम लोग दूसरी अभिक्रिया यानी कि SN2 या फिर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। अब इस अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो ये अभिक्रियाएं जो है ये एक पद में पूर्ण होती हैं। पहले वाली जो अभिक्रिया थी वो आपको 2 पदों में पूरी होती थी। पहले में कार्ब धनायन बनता था, आपका ये सभी को पता है। ठीक है, दूसरे में आकर फिर न्यूक्लियोफाइल जो था वो आक्रमण करता था और ये अभिक्रिया आपकी एक चरण में पूरी होती है और इनका वेग जो होता है वो अभिकारक तथा आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो वेग है इनका ये अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर ही करेगा, साथ में जो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है उस पर भी निर्भर करता था। लेकिन पहले वाले में क्या था, वहां पर न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं था, केवल और केवल जो अभिकारक अणु था उसकी सांद्रता पर वेग निर्भर करता था। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। वो आपकी एक कोटि की अभिक्रिया थी, प्रथम कोटि की, और ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर जो SN2 अभिक्रिया है
इसमें एक जो है आपका संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। आप उसको समझिए, संक्रमण अवस्था के लिए यह अभिक्रिया देखिए। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिया गया, मेथिल ब्रोमाइड लिया गया। मेथिल ब्रोमाइड आप जानते हैं CH3Br, तो ये आपका CH3 समूह है, ये आपका Br समूह है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जो आपकी SN2 अभिक्रिया होती है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये पश्चाक्रमण करता है, मतलब ये जो है आपका इधर पीछे से आक्रमण करेगा आके इस तरफ से। तो जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो यहां पर ही जुड़ने लगेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये यहां पर जो था ये इधर आ गया। तो अभी पहले देखिए, ये हाइड्रोजन 2, एक ये 3, तो अभी ध्यान दीजिए यहां पर ये 2 हाइड्रोजन आपके और ये 3, तीनों हाइड्रोजन आपके दिए गए। अभी अगर ध्यान दें तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं आपके, 1 2 3 4, जो कि इसकी संयोजकता पूरी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये आके इधर जुड़ने लगेगा तो फिर क्या होगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो होगा क्या, जब ये इधर आके पश्च आक्रमण करेगा तो ये इधर जुड़ने लगेगा, और जो आपका ये Br था ये यहां से क्या होगा, टूटने लगेगा, यानी कि वो उसे बाहर निकलने लगेगा। तो ये आके इससे जुड़ने लगता है और Br यहां से बाहर निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि फिर कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, इसकी संयोजकता 4 ही होती है, 4 ही बॉन्ड होंगे। तो ये पश्च आक्रमण करता है और इसके साथ जुड़ने लगता है, और जो Br है वो बाहर जाने लगता है। तो ये पहली अभिक्रिया जो होगी ये मंद होगी, यानी कि ये अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, OH आपका धीरे धीरे जुड़ेगा और Br बाहर माने। इसके बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में तीव्र अभिक्रिया होगी। तो जब Br जो था वो बाहर हो जाएगा, Br माइनस क्या होगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा तुरंत, और बाकी यहाँ पर आपका ये अल्कोहल जो है आके बन जाएगा, जब आपका ये OH माइनस यानी कि नाभिक रागी इस पर आक्रमण कर देगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाता है। ये अभिक्रिया जो है आपकी ये SN2 अभिक्रिया कहलाती है, और इसमें ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं ये चीज, तो आपको याद रहे, क्योंकि पहले ही यहां पर बता दिया गया कि इसमें जो है संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, और यही जो अवस्था है ये कहलाती है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ये क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। बाकी यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक रागी होता है वो Rx पर पीछे से आक्रमण करता है। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया यहीं पर कि ये जो है आकर पश्च आक्रमण करता है, यानी कि पीछे से आक्रमण करता है। इस कारण अभिकारक का विन्यास जो होता है वो उलट जाता है। जो अभिकारक है इसका विन्यास क्या होता है, उलट जाता है, अर्थात यहां पर जो है Dl में जो है L D में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका L था वो D में और जो D था वो L में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तेज हवा में छाता उलट जाता है। एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा लिखा गया है, जैसे आपका तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है, उसी प्रकार से यहां पर ये जो है आपकी अभिक्रिया जो है, यानी कि जो यौगिक था ये क्या होता है आपका, ये अभिकारक जो था उलट जाता है। ये आपका जो है आके OH इधर जुड़ जाता है और Br बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, जैसे कि आपका बरसात में यानी कि तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाल्डन प्रतिलोमन बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस घटना को वाल्डन प्रतिलोम बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए